चलो, तो हमारा आज का टॉपिक वही कौन सा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय पठार, है ना। ओके, तो लास्ट कक्षा में हमने देख लिया था पश्चिमी घाट के बारे में और पूर्वी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक, कहने का मतलब दक्षिण तक फैला हुआ है। इसी पश्चिमी घाट का दक्षिण में हम कहते हैं जिसका नाम हमने बताया था इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी, ये किसका भाग है बेटा, ये भाग है पश्चिमी घाट का। तो पश्चिमी घाट कहां से शुरू हो रहे हैं, तो पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से प्रारंभ होकर कहां तक के जा रहे हैं, कन्याकुमारी तक के जा रहा है। और इसी के बाद यहीं पर कौन सा घाट है, एक पूर्वी घाट है जो पूर्व की दिशा में है, ठीक है, जो पूर्व की दिशा में है। और ये पश्चिमी घाट की अपेक्षा कटा हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया है। मतलब ये संलग्न नहीं है, मतलब श्रृंखलाबद्ध नहीं है। तो क्या यहां से निकलने वाली नदी कौन सी नदी बेटा, यहां से कई नदियां निकली हैं, जैसे नासिक के पास से गोदावरी नदी निकली है, उसके बाद कृष्णा नदी निकली है, कहां से, महाबलेश्वर से। और कर्नाटक के कुर्ग से कौन सी नदी निकली है, कावेरी नदी। और भी अन्य नदियां निकली है। मध्य प्रदेश में पहले वो छत्तीसगढ़ राज्य जो था वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो जो बघेलखंड का पठार है, छत्तीसगढ़ के बघेलखंड के पठार से महानदी का उद्गम होता है। ये नदियां इस पठार, इस पर्वत को काटती हैं। और इसके बारे में मैंने बताया था कि इसकी चोटी महेंद्रगिरी, के बाद में विशाखापट्टनम की चोटी, सेवराय की चोटी, और पालिनी की पहाड़ी, ये सब हमने देखा था। नल्ला मलाई की पहाड़ी, ये सब पहाड़ी इस तरफ आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है। कौन सा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, जो पश्चिमी घाट, ये घाट कौन सा है, पश्चिमी घाट, और ये वाला पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को हम क्या कह रहे हैं, याद हो क्या है सबको, नीलगिरी। और नीलगिरी की चोटी जैसा कि अभी आपने बताया था, क्या बताया था, डोडा बेटा बताया था। ऊंचाई भी आपको याद हो गई है, क्या ऊंचाई है, 26-37 मीटर, क्योंकि यहाँ दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी, याद रखिएगा। अब अगर हम देखें पहली ऊंची चोटी, तो नीलगिरी पहाड़ी के पास में ही है अन्नामलाई की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी बेटा, अन्नामलाई। अन्ना हजारे को जानते हो, है ना। और एक बात बताएं कि दक्षिण में क्या होता है, दक्षिण भारत में अधिकतर लोगों को अन्ना कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी। ओके, अब इस अन्नामलाई की पहाड़ी पर अनाई मुदी नाम की जगह है। क्या है बेटा, अनाई मुदी, ठीक है, मुदी कह दो या मुदी कह दो। तो अनाई मुदी जो है ये क्या है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, मतलब सबसे ऊंची चोटी। कितनी ऊंचाई बताई थी इसकी, 2695 मीटर। ये आपकी क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई, यहां से एग्जाम में प्रश्न आने तय है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने इसे उत्तरी सह्याद्री भी कहा और दक्षिण सह्याद्री भी कहा। उत्तरी सह्याद्री मतलब इस उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हमने क्या बताई थी, कलसू बाई की चोटी बताई थी, है ना। क्या ऊंचाई बताई बेटा, 1696 ओके मीटर। लास्ट में भी यही गलती की थी। और लास्ट अभी क्या यहाँ पर कुद्रेमुख, क्या है इसकी 1842
92, ये दो है ना, 1892 मीटर। तो 1646 और 1892, ठीक है। अब मैंने एक पहाड़ी बताई थी यहाँ पर, अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये केवल किसी राज्य में है? तो किसी राज्य में है बेटा? महाराष्ट्र में ही है। ये भी आपको मैंने यहाँ पर बताया। अब यहाँ से एक आगे बढ़े तो क्या है कि अब हम देखते हैं कि इस पश्चिमी घाट के पास में ही एक पश्चिमी तट भी है और पूर्वी घाट के पास में एक तट है। क्या हो रहा है कि इस पश्चिमी घाट कहां पर है बेटा? अरब सागर में है। और ये पूर्वी घाट कहां पर आ रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब इस पश्चिमी घाट से और अरब सागर के मध्य में एक तट है। ठीक है, एक तट है जो मैंने कल चर्चा की थी इस पे। उस तट का नाम क्या बताया था हमने? उस तट का नाम हमने पश्चिमी तट बताया था। देखो, दो प्रकार के तटीय मैदान भाग हैं, है ना। यदि हम देखें तो मैदान कौन से वाले मैदान बेटा? तटीय मैदान। कितने हैं? दो हैं। एक पश्चिम में है तो पश्चिम या पश्चिमी कह दे तो पहले हम कहते पश्चिम तटीय मैदान, और दूसरा क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। इस पे हमने थोड़ी सी कल चर्चा की थी। पश्चिम तटीय मैदान की क्या स्थिति बताई थी कि ये पश्चिम की दिशा में अर्थात पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य है। और पूर्वी तटीय मैदान में हमने क्या देखा था कि यहाँ पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य है। एक बात बताई थी कि जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिमी तट है इसकी चौड़ाई जो है वो चौड़ाई कम है। क्या है? कम बताई थी। और इसकी चौड़ाई क्या है? चौड़ाई अधिक है। किसकी अपेक्षा बेटा? इस पश्चिमी तट की अपेक्षा। कारण क्या था? कारण सिंपल सा था कि कारण जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां तीव्र और छोटी होती हैं। तीव्रगामी होती है, तीव्र मतलब बहुत गति से चल रही हैं, और उनकी लंबाई क्या होती है? कम होती है, क्योंकि वो जल्दी ही समुद्र को प्राप्त कर ले रही है, मुहाना आ जा रहा है। जबकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली, पश्चिमी घाट के पूर्व से निकलने वाली नदियां कहाँ जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं, और लंबाई क्या कर रही हैं? तय कर रही हैं, अधिक तय कर रही हैं। दूसरी साथ इसके साथ अवसाद लाकर ये निक्षेप कर रही है, जिसके कारण यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हो जा रहा है, जो समुद्र की लहरों से भी कुछ आएगा, मिट्टी आएगा समुद्र के द्वारा। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण कर रहे हैं अवसादों से निर्मित। तो उस मैदान को हम क्या कर रहे हैं? पूर्वी तट में। ठीक है, यानी कि हमने एक और बात बताई थी, इसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं कि जो नदियां है ये अपने साथ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा का मैंने बताया था कि डेल्टा किसी अपने नदियां क्या करती है? अपने साथ लाए गए अवसाद को क्या करती जाती हैं? छोड़ती जाती हैं, और डेल्टा का निर्माण होता है। चापाकार डेल्टा, आयताकार डेल्टा और पंजाकार डेल्टा। ठीक है, तो सबसे बड़ा डेल्टा भी हमने यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर देखा था, जो आपकी पश्चिम बंगाल के पास में बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र पर बना हुआ। तो ये नदियां भी कर रही हैं, जबकि ये सारी नदियां क्या कर रही हैं? एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं, जिनमें नर्मदा और ताप्ती प्रमुख है। ठीक है, अन्य नदियां भी करती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती क्या है? इसमें प्रमुख स्थान पर है। कौन? एस्चुरी निर्माण में। ये हमने देखा था। ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के तट को देखना है। तो इनमें हमने देखा कि पश्चिमी घाट का तट जो है वो कहां से? ताप्ती नदी के मुहाने से, नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक के विस्तृत है। अब ये वाला जो तट है, अगर इस तट को हम यहां पर देखें तो देखें क्या कि ये वाला तट जो है सकरा है अपेक्षा क्या किसके? इस तट के, पूर्वी तट के। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये नर्मदा और ताप्ती के किनारे, किसके किनारे? नर्मदा और ताप्ती के किनारे, मतलब कि मुहाने वाले क्षेत्र पर लगभग 80 किलोमीटर है। कितना? 80 किलोमीटर बताया था।
और बाकी फिर अगर औसत देखिए तो कितनी बताई थी औसत? 65 किलोमीटर इसकी औसत बताई थी, है ना, औसत थी कि इससे ज्यादा ये नहीं है, कहीं पर और कम भी है। ओके, तो ये हमने बताया था। फिर इस घाट में हमने, इसी तट में हमने बताया था कि कुछ इस वाले भाग को हमने अलग अलग तटों में बांटा था। तो जिनमें हमने क्या बांटा था? हमने कुछ ऐसे तट बनाए थे जिनको आपको आसानी से याद भी हो गए थे, जैसे गुजरात का ये वाला तट कच्छ के रण से, यानी कच्छ के रण से कच्छ की खाड़ी के नीचे से हमने देखा था, इसको हमने क्या बोला था? काठियावाड़ तट। और काठियावाड़ तट वाला हमने बताया था जो गुजरात का तट है। फिर सूरत के पास से दमन कहा था हमने, क्या कहा था? दमन से लेकर हम कहां तक गए थे? गोवा तक के गए थे। कहां था? गोवा तक। तो यहाँ वाला एक तट हमने क्या बताया था? कोंकण तट, क्योंकि यहाँ पर एक भाषा भी बोली जाती है कोंकणी भाषा, कोंकण तट। और हमने कोंकणी भाषा के बारे में भी आपको बताया था। कौन सा संविधान संशोधन है बेटा? 71वां संविधान संशोधन क्या करता है? नमक कह रहे हैं तो नमक में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ रहे हैं। ये कब हुआ था? 71वां 1991 में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। फिर अगला क्या है? गोवा से हम जाएंगे मंगलोर। ये मंगलोर कहां पर आता है? कर्नाटक में आता है। ठीक है, अब हम यहां पर गए तो हमने एक क्या देखा? एक तट देखा जिसका नाम हमने रखा, उस तट का नाम हमने क्या रखा है बेटा? उस तट का नाम है हमने रखा कन्नड़ तट या कर्नाटक तट या केनरा तट भी कह सकते हैं। केनरा तट भी इसको हम कह सकते हैं, केनरा। ओके, अब एक बैंक का नाम भी है केनरा बैंक। ओके, तो कन्नड़ तट आपको यहां पर याद, ठीक है, जो कहां से है? गोवा से मंगलोर तक के बच जाएगा। उसके बाद में अब तट आ रहा है क्या? कि मंगलोर से लेकर कोचीन तक, यानी कि कन्याकुमारी तक एक तट है जिसका नाम है मालाबार तट। जिसका नाम क्या है? मालाबार तट। ठीक है, तो वही का वही अगर हम देख रहे हैं तो देखो, अब हम बात करते हैं पूर्वी तट की। तो पूर्वी तट में क्या? इस वाले तट को आपने बता दिया क्या? काठियावाड़ तट, दमन से गोवा तक कोंकण तट, और कोंकण के बाद में हमने बताया नीचे कन्नड़ तट, और एक बताया मालाबार तट। ओके, अब हम यहां पर आते हैं। अब नदियों के मुहाने जो है अब आपस में डेल्टा आपस में जुड़ गए हैं, जैसे कि यहां पर ये डेल्टा क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या हो गए? विस्तृत हो गए। तो पूर्वी घाट को देखिए, पूर्वी घाट और समुद्र के बीच अर्थात बंगाल की खाड़ी के बीच में एक बहुत चौड़ी एक पट्टी है जिसे हम कौन सा तट कहते हैं? पूर्वी तट कहते हैं। और इस पूर्वी तट में बहुत जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी बेटा? क्योंकि नदियां अपने द्वारा लाए गए अवसाद से जमाएंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कावेरी नदी से जो है अब दक्षिण में कन्याकुमारी से कावेरी नदी के मुहाने तक, कावेरी नदी से कृष्णा नदी के मुहाने तक, कृष्णा नदी से महानदी, और उसके ऊपर वाले हम इन तटों को भी हम देख लेते हैं जो हमने लास्ट कक्षा में तो आपको ये पढ़ा दिया था। अब देखते हैं कि जो आपका तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और कन्याकुमारी कहां पर है बेटा? तमिलनाडु के दक्षिण में। तो कन्याकुमारी से यहाँ चेन्नई वाला तट और आंध्र प्रदेश का कुछ तट मिलाकर यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा? कोरोमंडल तट। देखिए, हमने कल की कक्षा में यहाँ पर कुछ कयाल के बारे में भी पढ़ा था। किसके बारे में? कयाल, जिसको हमने क्या बताया था? पश्च वाटर, है ना, पश्च जल के बारे में बोला था कयाल, कि एक अंदर धसा हुआ भाग है जो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, और नौकायान के लिए बहुत फेमस, जिसमें अष्टमुदी और वेम्बनाड झील के बारे में बताया था मैंने। अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील।
अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, प्रतियोगिता होता है। आपने पोंगल नाम सुना होगा ना, है ना, उसमें त्योहार मनाया जाता है, उसमें बहुत सारी वो नाव प्रतियोगिता होती है। वेलिंगटन द्वीप नाम सुना है आपने, जहां पर सबसे छोटा नेशनल हाईवे है अपना, ओ वो, तो ये सब यहीं पर पड़ रहा है बेटा, ठीक है। केरल में है ये वेम्बनाड झील, ठीक, अष्टमुडी झील नाम ही है, याद रखना पड़ेगा। ये कयाल से निर्मित झीलें हैं, ठीक है। अब ऐसी यहां पर झीलें जो है ना, इधर जो झीलें मिलेगी अर्थात पूर्वी तट पर मिलने वाली झीलें कहलाती हैं लैगून झील। क्या कहलाती हैं? लैगून झील, ठीक। और इधर इधर जो मिलती है उसका नाम क्या है? कयाल झील, पश्च जल, ठीक, याद रखना है आपको। तो यहां पर ये आगे कोरोमंडल, इसके बाद में ऊपर जो आंध्र वाला क्षेत्र है, इस आंध्र वाले क्षेत्र को आंध्र तट भी कहते हैं, आंध्र तट, ठीक है। और इसके ऊपर वाले तट को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, जो महानदी गोदावरी से महानदी के मध्य में है, उसको हम क्या कह रहे हैं? उत्तरी सरकार। और जो कृष्णा और कावेरी के जो ऊपर आएंगे तो हमारी कृष्णा और गोदावरी के बीच वाला जो हिस्सा कहला रहा है, वहां पर हमारा आंध्र तट भी कहला रहा है। तो ये इधर तट हो गए मालाबार, कन्नड़, और क्या हो गया बेटा? कोंकण और काठियावाड़। तो ये हमारे पास जो है काठियावाड़ तट हो गया। काठियावाड़ तट है, यहीं से गुजरात के काठियावाड़ तट से महात्मा गांधी आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो पोरबंदर गुजरात यहीं पर है ना, बंदरगाह। तो यहां पर हम बंदरगाह भी देखेंगे, जैसे मैंने आपको पश्चिमी घाट के कुछ बंदरगाह बताए थे और पूर्वी घाट के बंदरगाह बताने, देख लीजिए। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया क्या कि ये इधर कौन से तट है और इधर कौन से तट है, ठीक है। इसके बाद हम प्रमुख बंदरगाह देखते हैं, पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह और पूर्वी घाट के प्रमुख बंदरगाह। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वी घाट के, पश्चिमी घाट के बंदरगाह, अर्थात पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट मतलब पश्चिमी तट और समुद्र के बीच क्या है? गहराई है। तो ये प्राकृतिक बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल दशा उपलब्ध कराते हैं, ये इस पर मैंने चर्चा की थी। जबकि यहाँ पर क्या है? अधिक चौड़ाई होने के कारण यहाँ का तट कैसा है? उथला है। जबकि पश्चिमी तट का ये वाला भाग जो है, यहाँ पर समुद्र गहरा है और यहाँ पर समुद्र कैसा है? उथला है। बताया था मैंने आपको, है ना, जिसके कारण कई झीलों का निर्माण हो रहा है। हम झील पर पहुंचेंगे, अभी हमारा टॉपिक झील पर पहुंचेगा। तो क्या यहाँ पर कुछ बंदरगाह है और हमने बताया कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह, कितने? 13 ही बड़े बंदरगाह हैं, आपको ये याद रखना। तो जो आपकी कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी जो है, इस कच्छ की खाड़ी में कांडला बताया था मैंने आपको, कांडला बंदरगाह, और इसका अन्य नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हाँ, तो बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये बंदरगाह कहाँ है? तो आपको बता दिया कि ये गुजरात में है, और गुजरात में आपका कच्छ की खाड़ी में, यहाँ पर ये वाली खाड़ी का नाम आपको पता है, कच्छ की खाड़ी। आ रहा है बराबर? ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी। अब यहाँ पर ये कांडला है और ये उत्तरी भारत का, उत्तरी भारत में आयात निर्यात में सहयोग करता है, ये हमने बताया। लेकिन इस बंदरगाह का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था? वह फैक्ट था कि इसे ज्वारीय बंदरगाह कहा कहते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो ये ज्वारी बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी वाले क्षेत्र में, कांडला बंदरगाह। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र। कहा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, कितने? 2। अब ऐसी बात नहीं है कि मात्र 13 ही बंदरगाह है, बहुत सारे हैं, लगभग 200 से अधिक बंदरगाह हैं। लेकिन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए 13 प्रमुख बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मुंबई बंदरगाह जाए, मुंबई,
अब भैया मुंबई तो बहुत पुराना है ना, तो मुंबई बंदरगाह जो है इसमें बहुत ज्यादा भार हो जाने के कारण एक नवीन बंदरगाह का निर्माण करवाया। उस बंदरगाह का नाम क्या रखा? उस बंदरगाह का नवाह सेवा बंदरगाह। क्या नाम रखा बेटा? नवाह सेवा। और इसी को कह रहे हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह। बन जाएगा? 3 बंदरगाह हो गए, 6 देखने। अगला गोवा में जाएंगे तो बहुत दुख है वहां पर, तो क्या हो गया? मर्म गोवा। क्या नाम है? मर्म गोवा बंदरगाह। मर्म गोवा बंदरगाह। ये मर्म गोवा बंदरगाह कहां पर है? गोवा में है भाई। ठीक, ओके। फिर मंगलोर जाएंगे, मतलब आपकी कर्नाटक में क्या है? मंगलोर है, तो उसका नाम लगा दिया हमने क्या? न्यू मंगलोर। क्या रख दिया? न्यू मंगलोर बंदरगाह। बन जाएगा? हो जाएगा याद ना? हाँ, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर आपको याद हो गया। मंगलोर कहां पर है? मंगलोर आपके कर्नाटक में है, तो वहां पर हमने न्यू लगा दिया क्योंकि यहां पर मंगलोर तट भी है ना, यानी कि कन्नड़ तट है। ओके, आगे। अब कोच्चि तो आपको पता ही है, कोचीन बंदरगाह या कोची बंदरगाह भी कह सकते हैं इसको। तो कोचीन बंदरगाह कहां पर है? केरल, है ना, अरब सागर की क्या बोलेंगे? रानी। ओके, तो यहां आपको याद रखना है कोचीन न्यू, है ना। अब आगे बढ़ो। बड़ा महंगा आता है मोबाइल, फूटा तो नहीं है ना? नहीं, अच्छे से रखो आप लोग मोबाइल। ठीक है, तो क्या है? कोची। इसके बाद में अब आता है पूर्वी तट। इस पूर्वी तट वाले क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी। अब देखिए एक चीज यहां पर याद देखिएगा, इसे फिर से हमने बनाया। ये एक भाग है यहां पर, ध्यान से देखना। ये प्रायद्वीपीय भाग, ये आपका केप केमोरी और ये श्रीलंका है। ठीक है, नए बच्चे ध्यान दे। ठीक, ये क्या है बेटा? श्रीलंका। और ये श्रीलंका भारत से अलग होता है मन्नार की खाड़ी से। इस वाली खाड़ी का नाम है, ये मैं बना रहा हूं, ये रेड वाली खाड़ी का, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। ओके, पाक जल डमरू मध्य और आगे पाक जल डमरू मध्य आगे आएगा। यहां पर ये जो एक सेतु जैसा ब्लू कलर बनाया है, ये राम सेतु है। राम सेतु, जिसको हम एडम ब्रिज भी कह सकते हैं। अब राम सेतु कहां से शुरू होता है? तो ये पंबन द्वीप यहां पर स्थित है। यहां पर एक द्वीप स्थित है। अभी हम इसके बाद में द्वीप वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप, उसमें पंबन द्वीप, व्हीलर द्वीप, है ना, श्रीहरिकोटा वाला हम द्वीप, सब द्वीप भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ इसमें ही पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि है, जो क्या करती हैं? जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, यहीं पर है बेटा पाक जल संधि। ठीक है, जिसको जल डमरू मध्य के नाम से जाना। और फिर ये क्या है कि ये भारत को श्रीलंका से अलग भी करती है। ठीक है, और भी फैक्ट यहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ कोची बंदरगाह। अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला क्षेत्र जो है ना, यहाँ उथला है। ठीक है, ज्यादा गहरा नहीं है, मन्नार की खाड़ी ज्यादा गहरी नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पर जल भी क्या होता है? शांत होता है। तो यही इसीलिए तो राम भगवान जी ने यहाँ से श्रीलंका जाने का रास्ता बनाया। ठीक है ना, राम भगवान ने रास्ता बनाया उस समय। ओके, नल और नील नाम के 2 बानर थे, जिन्होंने पत्थरों को फेंककर किसका निर्माण करवाया? समुद्र राम सेतु का निर्माण करवाया। और पहले के समय में बताते हैं, आज से बहुत साल पहले, जैसे कि 2004 में एक सुनामी आई थी, जो हिंद महासागर में एक सुनामी आई थी। उस सुनामी के कारण राम सेतु का जो है वो स्थित तो वही है, लेकिन उसके ऊपर जल बढ़ गया है, जल स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण ये अभी हमें जो है सतह के ऊपर, मतलब समुद्र की जो तल है उस पर नहीं दिखाई देता, समुद्र तल से थोड़ा सा नीचे दिखाई देता है। नासा ने सैटेलाइट इमेज के माध्यम से बताया है कि राम सेतु है। ठीक है,
अब देखिए राम सेतु को कई दिनों पहले तोड़ने की बहुत तैयारी की जा रही थी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन क्या हो रहा था कि यदि इधर जाना है तो हमें इतना घूम के जाना होता है, और यहाँ से चले जाते तो हमें फ्यूल बचता, बहुत सारी चीजें बचती, लेकिन उसे तोड़ा नहीं गया। ठीक है, तो ये सत्य है भाई। ओके ओके, राम नाम के पत्थर भी तर जाते है ना, तैर जाते हैं, तो बस आप लोग भी राम नाम लिया करो। ठीक, चलो अब हम यहाँ पर पढ़े कि मन्नार की खाड़ी में कोई बंदरगाह है, तो वो कौन सा है? तो प्रश्न आएगा कि मन्नार की खाड़ी में बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। प्रश्न क्या आएगा कि मन्नार की खाड़ी में स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? तूतीकोरिन बंदरगाह है। बन जाएगा ना बेटा। अब आगे फिर हम पहुंचे चेन्नई। अब भाई चेन्नई गए तो चेन्नई को तो आप जानते हैं, इससे पहले मद्रास कहते थे। चेन्नई मद्रास तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, अब इस यहां पर एक बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह है। अब क्या हो रहा है कि बड़ा क्षेत्र है भाई, यहां पर बंदरगाह का दबाव, बहुत सारे जहाज आएंगे, बहुत जहाज पोत आकर खड़े होंगे, आयात निर्यात होगा। ठीक है, एक प्रश्न और बनेगा आयात निर्यात से आया, जो कुद्रेमुख की खान है, मैंने बताई थी कुद्रेमुख की खान से क्या निकल रहा है? लोहा है। तो इस, हाँ वेरी गुड, और क्या बताया था बेटा? ईरान को ट्रांसफर होता है, मतलब निर्यात किया जाता है। तो वो किस बंदरगाह से होता है? तो वो न्यू मंगलोर बंदरगाह से होता है। ठीक है, क्योंकि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक। कुद्रेमुख की खान कहाँ पर है? कर्नाटक। ठीक है, तो वो वहीं से कहा जाता है, ईरान को जाता है। ध्यान रखेंगे। ओके, अब चेन्नई बंदरगाह जो है, इसी के नीचे इसके ऊपर दबाव को कम करने के लिए इन्नोर बंदरगाह का निर्माण। और जो इन्नोर बंदरगाह है, ये पहला कंप्यूटरीकृत है ना, पूरा कंप्यूटर से बना हुआ, हर एक काम यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कंप्यूटर से हो रहे हैं। ठीक है, ओके, नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक नया बंदरगाह है, जिसको हम क्या कहते हैं? आधुनिक बंदरगाह, इन्नोर बंदरगाह। ठीक है, सबसे प्राचीन और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। आपको मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में जो चोल पांड्या साम्राज्य हुआ करता था, राजवंश हुआ करते थे, इतिहास में जा रहे हैं। जैसे एक राजा प्रथम का नाम सुनेंगे आप, तो बहुत सारे ऐसे चोल शासक थे जिनके पास में बड़े बड़े जहाज, नौकायान वगैरह हुआ करते थे, है ना, वो नौसेना हुआ करती थी। इसीलिए उन्होंने श्रीलंका पर विजय हासिल की, उन्होंने इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, कंबोडिया वाले क्षेत्र में उन्होंने हमारे देश का परचम लहराया। अब आपको पता है कि इतिहास में हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो हिंदू टेम्पल है वो कहां पर है? कंबोडिया में है। क्या नाम है? अंकोर वाट। ठीक है ना, ये हमारे दक्षिण भारत के चोल शासकों के द्वारा समय में ही बनाया गया। तो वो वहां कैसे जाएंगे भाई? तैरते हुए तो जाएंगे नहीं ना, वो कैसे जाएंगे? जहाज से जाएंगे, कोई नाव से जाएंगे। तो इनके पास जल शक्ति जो है ना, जल सेना बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए इधर क्षेत्र में आपका जो है नाव का या बंदरगाह का विकास हुआ। चलो आगे, तो चेन्नई। उसके बाद में हम ऊपर बढ़े तो आंध्र प्रदेश नाम का राज्य आता है, और आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। ओके, विशाखापट्टनम। अब देखो बेटा, ठीक है, विशाखापट्टनम की एक विशेषता ये है कि विशाखापट्टनम को प्राकृतिक बंदरगाह बनाने एवं इसको इस तरफ से आने वाली तेज हवाओं और अन्य रूप से बचाने के लिए, तूफानों से बचाने के लिए, विशाखापट्टनम से कुछ दूरी पर समुद्र में एक पहाड़ी मिलती है, और उस पहाड़ी का नाम आपको याद है क्या? आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। कौन सा डॉल्फिन? गंगा डॉल्फिन। तो यहां पर क्या है? तो यहां पर जिस पहाड़ी का नाम है उसका नाम है डॉल्फिन नोच की पहाड़ी। याद हो गया? की पहाड़ी याद हुआ नहीं हुआ बेटा? क्या कि विशाखापट्टनम को सुरक्षित रखने के लिए, तूफानों से बचाने के लिए एक पहाड़ी है, उससे थोड़ी दूरी पर, क्या नाम है उसका? डॉल्फिन
डॉल्फिन नोच की पहाड़ी, बच जाएगा। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन नोच की पहाड़ी। ओके, ये कहां पर है आपका? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस राज्य में आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। ओके, आगे समझ में आ रहा है ना? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? हाँ, चलो आगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम पारादीप पर जाते हैं। इसके विशाखापट्टनम के ऊपर क्या है भाई? आंध्र प्रदेश के ऊपर आता है ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा कहते हैं इसको, ओडिशा। और यहाँ कौन सा नृत्य किया जाता है? ओडिशा, ओडिसी, ओडिसी नृत्य किया जाता है। अब यहाँ पर पारा निकाला गया भैया, क्या? पारा द्वीप, द्वीप, द्वीप कह दे, पारा द्वीप। ये जो है ये एक बंदरगाह है। तो ये बंदरगाह कहां पर है? आपके पूर्वी तट पे उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है। सिंपल सा आपको याद रखना। लेकिन अगर इसके बाद आपसे एक इंपॉर्टेंट छोटा बंदरगाह पूछे तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है गोपालपुर बंदरगाह। गोपालपुर बंदरगाह ये ज्यादा फेमस है। कहां पर? उड़ीसा। कौन सा बंदरगाह? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़कर हम जाते हैं कहां? कलकत्ता, है ना? कोलकाता भी कहते हैं। तो ये है बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में जाते हैं। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता है, ठीक है ना? अब ये राजधानी ब्रिटिश शासन शासित क्षेत्र में भी ये राजधानी रही है ना? अंग्रेजों ने इसको राजधानी बनाया था 1773 से के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में यहाँ पे राजधानी बनी। और ये कब तक रही? 1912 तक के। 1912 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और राजधानी कलकत्ता से कहां लाई? दिल्ली में लाई ना। हाँ, तो बेटा यही कलकत्ता हम चले। और कलकत्ता में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एक नदी है गंगा, है गंगा नदी। गंगा नदी कहा जाती है? बांग्लादेश में जा रही है। उससे पहले एक धारा निकलती है, उसको हम कहते हैं हुगली। क्या कहते हैं? हुगली। और हुगली में अंतर है बेटा। हुगली में क्या अंतर है? हुगली कर्नाटक में है और हुगली नदी है, ठीक है? हुगली कहां पर है? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन है, ठीक है? हाँ, कितने जोन है बेटा? 18 है। पहले 17 थे, अब 18 हो गया। 18वां यहाँ विजयनगर विशाखापट्टनम को बनाया गया। चलिए, तो हुगली एक नदी है। इस हुगली नदी पर है कौन? ये वाला तट, क्या नाम है इसका? कलकत्ता, ना? कोलकाता, कलकत्ता। और इस बंदरगाह का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्या है भैया? कि ये नदी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह। अब क्या हुआ कि कलकत्ता बंदरगाह और इस नौकायान का संचालन बराबर प्रॉपर रूप से हुए, इसके लिए एक बांध का निर्माण किया गया भाई, ठीक है? गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया। और उस बांध को कहां बनाया गया? फरक्का डैम के नाम से जाना गया। झारखंड में के पास, पश्चिम बंगाल की सीमा के पास में, यहां पर एक कौन सा बांध बनाया? फरक्का का बांध बन जाएगा ना, ठीक है? तो फरक्का बांध कहां पर बनाया बेटा? पश्चिम बंगाल, है ना? के ऊपर ही है, यानी कि गंगा नदी पर बना है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है? इस फरक्का बांध से क्या होता है कि बांग्लादेश को दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जैसा सिंधु जल समझौता हुआ, वैसे यहाँ समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन कोई भी राज्य का निर्माण या किसी भी देश का उन्नति वहां पर बहने वाली नदियों के ऊपर भी निर्भर है। भाई सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जल की व्यवस्था उपलब्ध होगी तो वह उन्नति करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? फरक्का बांध गंगा नदी के जल को रोकता है थोड़ा। तो वो उनको ये लगता है कि ये हमारे साथ में चीट कर रहा है, हमारे पास पानी नहीं आने दे रहा है। खैर कोई बात, आगे हम बढ़े। तो फरक्का डैम से हुगली नदी में जल बराबर छोड़ा जाता है। और जब जल इसमें बराबर छोड़ा जाता है तो यहाँ बराबर मात्रा में नौकायान चलाई जाती है। हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? हावड़ा ब्रिज। लीवर पुल जिसको कहते हैं ना हम भारत के साथ, तो लीवर पुल कहां पर है? हुगली नदी पर हावड़ा। आपको विविध में दिया गया है, मैं विविध पूछूंगा कभी भी आप लोगों से, बता देना। मैंने आपको होमवर्क में भी देके रखा है और कभी भी पूछ सकता हूं, ठीक है? तो याद रखो। तो हुगली, ये प्रश्न। तो इस तरह से हमारे 6 बंदरगाह यहाँ हो गए, 6 बंदरगाह इस तरफ हो गए। ये तो तट है, मतलब कि यहाँ पर बंदरगाह और यहाँ पर बंदरगाह। अब एक 13वां नंबर का बंदरगाह देखो।
कहां पर है? पोर्ट पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, कहां पर है पोर्ट ब्लेयर बेटा? तो यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है क्या? इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है आपका दक्षिण अंडमान। क्या आता है बेटा? दक्षिण अंडमान। और दक्षिण अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर नाम की एक स्थान है, एक नगर है या जो भी कहे, तो पोर्ट ब्लेयर पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और ये राजधानी पर बंदरगाह का निर्माण किया। ठीक है, बन जाएगा? कोई प्रश्न पूछ लो बेटा। तो आपको हमने तट, घाट, ठीक है, उसके साथ बंदरगाह, सारे टॉपिक आपके यहीं पर हो गए। जो भी प्रश्न है पूछ लो आप लोग। ठीक, ओके, देख लो, इसको बना लो थोड़ा सा। ठीक है,